हेलो अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद उमर है और आज मैं इन्वेस्टमेंट एनालिसिस की असाइनमेंट करने लगा हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स गो टू आवर असाइनमेंट हियर फॉर क्वेश्चन नंबर वन। इन क्वेश्चन नंबर वन वी आर गिवन टू स्टॉक ए एंड स्टॉक बी, और उनके हमें रिटर्न्स दिए गए हैं यहाँ पे 0.19 0.08 वगैरह। ये हमारे पास रिटर्न्स हैं स्टॉक के, और हम लोगों ने उसके अरिथमेटिक मीन कैलकुलेट करना है, जियोमेट्रिक मीन कैलकुलेट करना है, उसकी स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करनी है। सो लेट्स गो फॉर अरिथमेटिक मीन फर्स्ट ईयर। तो उसका जो अरिथमेटिक मीन है ना, उसके लिए आप लोग क्या करेंगे, इज इक्वल टू एवरेज का फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ करेंगे। ठीक है, आपको मैं करके दिखा देता हूँ। इज इक्वल टू एवरेज, you use average and then you select all these values and then you enter and then that's how you get it। ठीक है, इस तरह से आपने स्टॉक बी का भी अरिथमेटिक मीन ऐसे कैलकुलेट कर लेना है। अब चूंकि स्टॉक ए का अरिथमेटिक मीन स्टॉक बी से ज़्यादा अच्छा है, तो हम लोग स्टॉक ए को प्रेफर कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, अब हम लोगों ने दूसरी चीज़ जो कैलकुलेट करनी है वो है हमारे पास जियोमेट्रिक मीन। सो ज्योमेट्रिक मीन के अंदर फॉर्मूला जो है ना, असल में जो नेगेटिव वैल्यूज़ का ज्योमेट्रिक मीन ही निकलता होता है। अगर आप लोग इसी चीज़ का ज्योमेट्रिक मीन लेंगे ना यहाँ पे, इज इक्वल टू जियो मीन, यहाँ पे ज्योमेट्रिक मीन लेने की कोशिश करता हूँ, तो आप लोग देखेंगे वो हमें बता रहा है कि ये इट डजंट वर्क। ओके, ये हमें वो हैशटैग नम दे रहा है, यानी कि एरर आ रहा है हमारी वैल्यूज़ के अंदर। ठीक है, तो हम लोग इसके लिए क्या कर सकते हैं, तो हमें थोड़ा सा ना फॉर्मूला थोड़ा सा ना एडजस्ट करना पड़ेगा। इसके लिए ना आप लोगों को करना है जियोमीन के बाद आपने करना है ब्रैकेट डालनी है एक, वन माइनस, आपने जो वैल्यूज़ होंगी उनको सेलेक्ट कर लें और फिर उसकी ब्रैकेट क्लोज करके उसको -1 कर दें, और कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एंटर कर लें। वन सेक। और आप लोगों ने ये वाला फॉर्मूला फिर ऊपर वाला यूज़ करना है यहाँ पे। ठीक है, ये वाला जो फॉर्मूला मैंने ऊपर लिखा हुआ है ना, इसी को आप लोगों ने यहाँ पे यूज़ कर लेना है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एंटर। वन सेक। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास ज्योमेट्रिक मीन आ जाएगा ऐसे ऊपर करके। तो ज्योमेट्रिक मीन जब आप लोगों ने निकाल लिया ना, तो उसके बाद अब ज्योमेट्रिक मीन आप देख सकते हैं कि ज्योमेट्रिक मीन चूंकि स्टॉक ए का स्टॉक बी से ज़्यादा अच्छा है, तो हम लोग ज्योमेट्रिक मीन के लिहाज से भी स्टॉक ए को प्रेफर करेंगे स्टॉक बी के ऊपर। अब हम लोग ने निकाली है स्टैंडर्ड डिवीजन। सो नाउ फॉर स्टैंडर्ड डिवीजन यू गाइस हैव मल्टीपल फॉर्मूलाज टू कैलकुलेट फ्रॉम। तो यहाँ पर आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने करना है कि आप वैसे स्टैंडर्ड डिवीजन आप कोई भी यूज़ कर लो, लेकिन यहाँ पर मैंने यहाँ पे यूज़ किया है इज इक्वल टू STDEV वाला। ठीक है, तो फॉर STD स्टैंडर्ड डिवीजन को हम लोगों ने क्या करना है, मैंने यहाँ पे STDEV लगाया फॉर्मूला के अंदर, और फिर मैंने ये सारी वैल्यू सेलेक्ट कर ली और मेरे पास यहाँ पे स्टैंडर्ड डिवीजन आ गया। सो एज यू गाइस कैन सी हियर, व्हाट डज इट मीन, व्हाट डज स्टैंडर्ड डिवीजन मीन। स्टैंडर्ड डिवीजन का मतलब है कि किसी स्टॉक के अंदर कितनी ज़्यादा वॉलेटिलिटी है। अब चूंकि स्टॉक ए के अंदर ज़्यादा वॉलेटिलिटी है, जैसे स्टॉक ए की वैल्यू चूंकि ज़्यादा बड़ी है स्टॉक बी से, तो स्टॉक ए की जो अंदर वॉलेटिलिटी है वो स्टॉक बी से ज़्यादा है, जिसकी वजह से क्या नाम है, स्टॉक ए को हम कह सकते हैं थोड़ा सा रिस्की है वो, क्योंकि उसके रिटर्न थोड़े अनसर्टेन है, उसकी वोलेटिलिटी ज़्यादा है। ठीक है, तो इन ओवरऑल केस सिनेरियो आई वुड प्रेफर स्टॉक ए टू स्टॉक बी, बिकॉज क्योंकि इसका रिटर्न भी हमें ज़्यादा अच्छा आ रहा है फिर। और क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर हमें दिया गया है रेट ऑफ रिटर्न्स, और हमें दिए गए प्रोबेबिलिटीज़। एक स्टॉक है उसके प्राइस XYZ, एक स्टॉक है कंपनी है उसका नाम XYZ है, और उसके स्टॉक के हमें रेट ऑफ रिटर्न्स दिए गए हैं, प्रोबेबिलिटीज़ दी गई हैं, और हम लोगों ने उसका एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न कैलकुलेट करना है यहाँ पे। सो व्हाट विल डू ईयर, हम लोग यहाँ से रेट ऑफ रिटर्न लेंगे और उनको मल्टीप्लाई कराते रहेंगे इस प्रोबेबिलिटीज़ के साथ। ठीक है, अब फॉर दिस ईयर आई जस्ट मल्टीप्लाइड रेट ऑफ रिटर्न विद द प्रोबेबिलिटीज़ एंड देन आई एडेड ऑल दिस वैल्यूज एंड देन आई गॉट एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न ईयर। ठीक है, और मैंने यहाँ पर 0.08 आ गया। आप लोग चूँकि इसको ज़्यादा ऐसे भी कर सकते होते हैं, अगर आपने वैल्यूज़ कम करनी हो, थोड़ी सी पॉइंट्स के अंदर लेकर जानी है, तो आप लोग उसका ये ऊपर जो पॉइंट्स हैं ये वाला भी यूज़ कर सकते होते हैं। खैर, यहाँ दिस इज़ हाउ वी कैलकुलेटेड एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न, यानी कि इन्वेस्टर इतना एक्सपेक्ट कर रहा है कि उसका रेट ऑफ रिटर्न इतना आ सकता है इसके अंदर, इसके अंदर करने से। ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास, हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास यहाँ पे। इन क्वेश्चन नंबर 3 वी आर लुक एट व्हाट कंपोनेंट्स इन्वेस्टर्स लुक फॉर रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। तो कौन से ऐसे कंपोनेंट्स इनको इन्वेस्टर्स देखता होता है, जज करता होता है रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है, कौन सा, तो हमारे पास 3 तरह के कंपोनेंट्स होते हैं। द टाइम द फंड्स आर कमिटेड, आप कितने अरसे के लिए अपने फंड्स दे रहे हो, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ इन्फ्लेशन, आपका रेट ऑफ इन्फ्लेशन कितना है उस टाइम पीरियड के दरमियान, और अनसर्टेनिटी ऑफ फ्यूचर पेमेंट्स, आप
कितना रिस्क ले रहे हो, आपका जो स्टॉक है वो कितना, आपको कितना ज़्यादा रिस्क उसके अंदर लग रहा है कि आपकी फ्यूचर पेमेंट आएगी कि नहीं आएगी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास, डिस्कस द लिक्विड एंड इनलिक्विड एसेट्स। लिक्विड एसेट्स आर दोस दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश क्विकली। इसका सिंपल आंसर यही है कि लिक्विड एसेट्स कौन से होते हैं, जिनको जिनको आप कैश में जल्दी कन्वर्ट कर सकते होते हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल कैश, स्टॉक्स, चेक्स, शॉर्ट टर्म इन्वेंट्रीज, ऐसी चीज़ें जिनको आप जल्दी से कैश में कन्वर्ट कर सकते होते हैं, वो आपके पास लिक्विड एसेट्स होती हैं। इलिक्विड एसेट्स कौन से होते हैं, लिक्विड एसेट्स आर दोस दैट टेक टाइम टू कन्वर्ट टू कैश। ऐसे एसेट्स जो कि थोड़ा टाइम लेते होते हैं कैश में कन्वर्ट करने के लिए, जैसे कि मशीनरी हो गया, लैंड हो गया, लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स हो गए, क्योंकि इन इन चीज़ों को सेल करने में थोड़ा टाइम लगता होता है, तो हम लोग इनको इलिक्विड एसेट्स कह सकते हैं, ठीक है। अब ये नहीं है कि अब चूंकि लैंड की आप कह सकते हैं कि लिक्विडिटी थोड़ी कम है मशीनरी से, मशीनरी हमारी चले फिर भी थोड़ी ज़्यादा जल्दी बिक सकती है लैंड के मुकाबले में, सो देयर एग्जिस्ट सम सर्टेन डिग्रीज टू हाउ मच एन एसिड इज लिक्विड इज। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। फिर अगला, डेप्ट टू इक्विटी रेशियो वन फ्रॉम 35% टू 55%। हमें क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर बताया गया कि एक कंपनी है जिसकी जो डेप्ट टू इक्विटी रेशियो है ना, डेप्ट टू इक्विटी रेशियो होती क्या है, डेप्ट टू इक्विटी रेशियो होती है कि फाइनेंशियल लेवरेज कितना है हमारा किसी कंपनी के अंदर, ठीक है। कंपनी ने कितना ज़्यादा कर्जा लिया हुआ है, तो उन लोगों ने कहा कि आपकी डेप्ट टू इक्विटी रेशियो कहाँ से लगी है, 35% से 55% की तरफ चली गई है। तो उसका क्या इफेक्ट आएगा आपकी नेट इनकम स्ट्रीम के ऊपर। तो उसका सीधा सा इफेक्ट है हमारे पास, सबसे पहले आएगा जाएगा इंटरेस्ट एक्सपेंस का, ठीक है। एज द रेशियो वन फ्रॉम 35% टू 55%, इस फाइनेंशियल लेवरेज हैज इंक्रीज एंड इंटरेस्ट एक्सपेंसेस विल इंक्रीज विच विल रिजल्ट इन लोअरिंग ऑफ इनकम स्ट्रीम। अब चूंकि उसका डेप्ट टू इक्विटी रेशियो इंक्रीज कर चुका है, इसका मतलब क्या है, कंपनी ने और ज़्यादा कर्जा ले लिया। अब उस कर्जे के बदले कंपनी को क्या देना पड़ा वापस, उसको देना पड़ेगा क्या, इंटरेस्ट देना पड़ेगा। अब चूंकि नेट इनकम स्ट्रीम की वजह से उसका इंटरेस्ट जब ज़्यादा से ज़्यादा जाएगा, इंटरेस्ट की अमाउंट जब निकाल देंगे नेट इनकम स्ट्रीम के अंदर से, तो क्या फ़र्क आएगा, हमारी नेट इनकम स्ट्रीम कम हो जाएगी, ठीक है। और उसका पास हमारे पास दूसरा इफेक्ट ऑन रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है। सिंस नाउ द पेमेंट्स टुवर्ड्स इंटरेस्ट एक्सपेंसेस विल इंक्रीज, दिस कैन रिजल्ट लोअर डिविडेंड्स टू इन्वेस्टर्स एंड कैन क्रिएट अनसर्टेनिटी इन फ्यूचर पेमेंट्स। यानी कि अब वही चीज़ जो कि इन्वेस्टर्स अब इन्वेस्टर को जो होगा सबसे पहले देखना पड़ेगा कि अच्छा भाई, अब चूंकि इसने कर्जा ले लिया, हो सकता है कि ये कंपनी अब मेरे लिए ज़्यादा रिस्की हो गई है। इफ़ दिस कंपनी बिकम्स रिस्की, इन्वेस्टर फील्स देयर इज अनसर्टेनिटी इन फ्यूचर पेमेंट्स, उसके फ्यूचर पेमेंट्स के अंदर उसको थोड़ा रिस्क दिखाई दे रहा है, तो क्या होगा, वो उसको इन्वेस्ट नहीं करेगा, ठीक है। और दूसरा हमारे पास इसका क्या इफेक्ट आएगा, दिस कैन रिजल्ट इन लोअर डिविडेंड्स। अब चूंकि वही पैसे जो कि इन्वेस्टर पहले उसको देता होता था, जो कंपनी पहले इन्वेस्टर को देती थी डिविडेंड की फॉर्म में, हो सकता है वही पैसे उसको वापस इंटरेस्ट की फॉर्म में देने पड़े हो, तो क्या होगा, डिविडेंड्स पे कम असर आएगा। सो दीज आर द इफेक्ट्स दैट कैन हैपन व्हेन द डेब्ट टू इक्विटी रेशियो इंक्रीजेज इन ए कंपनी। थैंक यू फॉर थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।